अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन जिसका टाइटल है इंसेंडियरी गज़ा प्लान। इंसेंडियरी कहते हैं एक ऐसा प्लान बनाने को जो कि कन्फ्लिक्ट को बढ़ा दे। जैसे अक्सर हम एक इडियम सुनते हैं, ऐड फ्यूल टू फायर, तो यहाँ पे इंसेंडियरी का मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। और हम बात कर रहे हैं गज़ा के हवाले से कि जो गज़ा में सीज़ फायर हुआ है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट को बढ़ाने की बात की जा रही है, पीस को परमानेंट मेंटेन करने की कोई बात नहीं कर रहा। जिस तरह पहले हम गज़ा के हवाले से बात करते थे और हम लाजमी पढ़ते थे ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दी है, तो आज भी हम इसके हवाले से बात करेंगे कि अभी उसने क्या स्टेटमेंट दी है और इसका जॉर्डन, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि ये भी इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान पे क्या प्रेशर डाल सकता है और पाकिस्तान का क्या स्टांस है, इसको लेके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। CSS PMS ऐसे के हवाले से करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर में इस तरह के क्वेश्चन लाजमी पूछे जा सकते हैं। और अगर हमें कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है कि इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट का क्या ताल्लुक है मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी के साथ, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने इस पर बहुत सारे ओपिनियन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो आप क्या ये समझते हैं कि UN की ये फेलियर है? अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या है? अब हमने इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट पढ़ ली हैं ट्रंप के हवाले से, तो हम ये सारी चीज़ें इनके हवाले से लिख सकते हैं कि इसराइल को लेके या फ़लस्तीन को लेके ट्रंप की पॉलिसीज़ ये हैं और उनकी जो कैबिनेट है उनका स्टांस ये है, और वो कितने एंटी गज़ा हैं और प्रो इसराइल हैं और वो उनको सपोर्ट करते हैं। और जो जो भी उन्होंने बातें की थी वो हमने एक ओपिनियन में डिस्कस की हैं। उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने उनको लाजमी सुनना है। अब हम ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। MCQs आ सकता है। हु इज़ वांटेड बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? क्यों वांटेड हैं वो, क्यों चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को? क्योंकि जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इसने इसराइल के 46,000 लोगों को शहीद किया है। टू फेस वार क्राइम चार्जेस, और इनके अगेंस्ट क्राइम चार्जेस हैं, वार क्राइम चार्जेस हैं। विल बी फिटेड, फिटेड कहते हैं इंटरटेन करना या फिर ऑनर देना, नेक्स्ट ट्यूसडे एट द वाइट हाउस, और इनको वाइट हाउस में बुलवाया गया है नेक्स्ट ट्यूसडे। बाय इट्स लेटेस्ट ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट कहते हैं रेजिडेंट को, जो कि वाइट हाउस में रह रहे होते हैं। तो रेजिडेंसी जो आजकल है वो किसकी है? US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। हुज रीइटरेशन, रीइटरेशन कहते हैं रेपिटेशन को, बार बार एक चीज़ दोहराने को। ऑफ हिज स्टांस ऑन द फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट of Gaza Palestinians to Egypt and Jordan has caused considerable anxiety to the two US allies। अब 2 US allies कौन कौन से हैं? जब हमने गज़ा के सीज़ फायर एग्रीमेंट पे बात की थी तो हमने 2 कंट्रीज़ पढ़े थे जिन्होंने US के साथ बातचीत की थी कि किस तरह अब इस वार को ख़त्म करना चाहिए, जो कि 15 महीनों से कंटिन्यूसली चल रही है। और उसमें 2 कंट्रीज शामिल थे, जॉर्डन एंड इजिप्ट। और अब जो है ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर देनी चाहिए, ये जो गज़ा फ़लस्तीन के लोग हैं ये इजिप्ट में और जॉर्डन में ट्रांसफ़र हो जाएं। और इस चीज़ ने, इनकी ये स्टेटमेंट जो है, इसने एंजाइटी में इंस्टेबिलिटी फैला दी है। कहाँ पे? जॉर्डन एंड इजिप्ट में। अब क्यों वो जो थोड़ा सा परेशान है जॉर्डन एंड इजिप्ट, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रेजिडेंट ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स ऑन board Air Force 1 a week ago that Gaza's 1.5 million, more than 2 million minus the at least 50,000 who have perished, perish कहते हैं die, in the 50 months of genocide by the Israeli occupation forces. Population could be relocated to Egypt and Jordan permanently or for a time because the destruction in Gaza has created a mess and needed a clean out, as he put it। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी है कि यहाँ से लोग ट्रांसफ़र हो जाएं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है दोबारा कंस्ट्रक्शन की जाए। लेकिन एक्चुअली में रीज़न इसके पीछे ये है कि अगर उन्होंने, वो इतने ज़्यादा रेजिलियंट थे कि उन्होंने इतने ज़्यादा बड़ी 15 महीने से जो कि वॉर कंटिन्यू थी उनके सामने सर नहीं झुकाए, तो अब जो है इनकी ये पॉलिसी है कि हम इनको कह देते हैं कि आप जो हो वो थोड़ी देर के लिए इजिप्ट एंड जॉर्डन चले जाओ। लेकिन अगर हम बात करें ट्रंप के ही एक रिप्रेजेंटर की जिसने ये स्टेटमेंट दी थी कि तकरीबन 10 से 15 साल लग सकते हैं गज़ा को रीबिल्ड करने में, इतनी ज़्यादा तबाही हुई है, तो
अगर इन्होंने इतनी ज़्यादा लंबे अरसे से जो वार चल रही थी उसके सामने सर नहीं झुकाया, तो अब यहाँ पे इनको इनडायरेक्टली यहाँ से फोर्स डिस्प्लेसमेंट की जा रही है ताकि इनको अपने ही मुल्क से निकाल दिया जाए। तो इसके पीछे रीज़न ये थी। अब हम देखते हैं मैप के थ्रू ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 1917 की, तो ये जो रेड कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ़लस्तीनियन को, और ये जो सिल्वर कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसराइल को। तो इनकी तादाद इतनी कम थी वहाँ पे 1970 में, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे हम अगर 1948 की बात करें, जब पूरे इसराइल को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था वहाँ के लोगों को, तो इनकी तादाद जैसे रेड कलर आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो गया। अगर हम अब की बात करें तो आपके सामने है कि गज़ा स्ट्रिप में, और कितनी, बस यहाँ पे ही हम आजकल बात सुनते हैं कि वहाँ पे गज़ा स्ट्रिप में सारे लोग रह रहे होते हैं, और आज ये देखिए रेड कलर ना होने के बराबर है। और आप, अगर आपको इस तरह का मैप बहुत अच्छे से ड्रा करना आता है तो आपने ये चारों मैप बना देने हैं और लिखना है कि 1970 में ये हालात थे, 1948 में ये हालात थे, 1967 में इनकी तादाद और कम रह गई। अगर हम आज की बात करें तो 15 महीने से जो वार चल रही थी उसमें इतना ज़्यादा जिनोसाइड किया गया है कि इनकी 47 जो 1000 लोगों को शहीद कर दिया गया, और इतने लंबे अरसे की वार थी। लेकिन अब ये जो कुछ लोग रह गए हैं इनके साथ क्या किया जा रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट की जा रही है इनकी। अब हम एक और मैप के ज़रिए सारी चीज़ें समझते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस की हैं। अगर हम इसके मैप की बात करें कि इनके इजिप्ट वाली साइड, साउथ वाली साइड पे है इजिप्ट, और इसकी ईस्ट साइड पे है जॉर्डन। इन दो कंट्रीज़ की हमने मेनली बात करनी है, और बात करते हैं हम कि यहाँ पे ये दो एरिया जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएं, क्योंकि इनको ये मार नहीं सके, शहीद नहीं कर सके, इसलिए अब ये चाह रहे हैं कि इनको हम अब इनके कंट्री से निकाल दें। जैसे मैंने आपको बताया कि इनके ही एक रिप्रेजेंटेटिव ने ये स्टेटमेंट दी कि ये यहाँ पे जो सारी चीज़ें रीबिल्ड करने में 15 से 20 साल भी लग सकते हैं। तो अब आप देखें ये कितना लंबा अरसा है। तो ये सीधी सादी निकालने वाली बात हुई इनको अपनी ही सरजमीन से। तो आपने ये सारी चीज़ें पेपर में लाजमी ड्रा करनी है। और अब आप देखेंगे ये जो जॉर्डन है इसके नीचे ही बिल्कुल साउथ वाली साइड पे है सऊदी अरब। आपको इसकी लोकेशन का भी पता होना चाहिए क्योंकि हमने ओपिनियन में सऊदी अरब के बारे में भी बात करनी है। अब हम आगे ओपिनियन को कंटिन्यू करते हैं। एज इजिप्ट एंड जॉर्डन वर रिस्पॉन्डिंग टू ट्रम्प्स आउटरेजियस, आउटरेजियस कहते हैं शॉकिंग को, suggestions, the White House issued Trump's warmly worded invitation to Netanyahu। अब ट्रंप ने नेक्स्ट ट्यूसडे उसको इनवाइट किया है, एक ऐसे इंसान को जो कि क्या कर रहा है, फेसिंग आईसीसी अरेस्ट वारंट। इसके खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है फॉर वार क्राइम चार्जेस ओवर हिज गजा मिलिट्री कैंपेन्स दैट मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्सपर्ट्स कॉल अ जीनोसाइड, जिसको बहुत सारे लोग जीनोसाइड कहते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि ट्रंप जो है वो 2 स्टेट सोल्यूशन पे बात करेंगे और फ़लस्तीन को उनके राइट्स मिलेंगे, तो हम ऐसी बात नहीं लिख सकते पेपर में क्योंकि इसने ऐसी कोई बात की नहीं है। इसने जो इनवाइट किया है वो भी नेतन्याहू को किया है। इसके अलावा इसकी कैबिनेट की भी हम बात कर चुके हैं। इस पे सारे ओपिनियंस हम इन्होंने जो भी बातें की हैं उस पर कर चुके हैं हम कि इसका क्या स्टांस है और इसकी कैबिनेट का क्या स्टांस है इसराइल को लेके। और अब हम पढ़ रहे हैं जिस तरह इसने इनवाइट किया है नेतन्याहू को। डियर प्राइम मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू फॉर्मली इनवाइट यू टू द वाइट हाउस नेक्स्ट वीक, जो ट्यूसडे वाले दिन, अगले हफ्ते। आई लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग हाउ वी कैन ब्रिंग पीस टू इसराइल एंड इट्स नेबर्स एंड एफर्ट्स टू काउंटर आवर शेयर एडवर्सरीज। आई विल बी माई ऑनर टू होस्ट यू एज माई फर्स्ट फॉरेन लीडर इन माई सेकेंड टर्म। अगर हम ये बात करें कि पहले किस फॉरेन मिनिस्टर को ट्रंप ने इनवाइट किया है तो उनका नाम है नेतन्याहू को उसने फर्स्ट लीडर है जिसको अपने सेकेंड टर्म में इनवाइट किया है और उसको ये खुद होस्ट भी करेंगे। तो इसके हमें पता चलता है कि ये एंटी इसराइल बिल्कुल भी नहीं है बल्कि प्रो इसराइल और ये इसराइल का ही साथ देंगे। वाइल नेतन्याहू वुड लाइकली इंडोर्स मीन सपोर्ट करना, पब्लिकली वो ये चीज़ें अनाउंस करता है। अगर हम इसके कैबिनेट की बात करें तो उनका भी स्टांस बिल्कुल यही सारी चीज़ें होती हैं कि ये जो ये फ़लस्तीन है वो उनको वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। इस तरह के सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। द ट्रम्प प्लान एंड आल्सो बी पुशिंग फॉर ऑल आउट अटैक्स ऑन ईरान, इजिप्ट एंड जॉर्डन टू स्टॉन्च कहते हैं लॉयल यूएस अलायंस, जो कि कौन कौन से हैं, इजिप्ट एंड जॉर्डन, वॉइस देयर सीरियस ऑपोजिशन टू द ट्रम्प प्लान्स एंड सेड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गजन्स
वाज नॉट अ सोल्यूशन एंड वुड क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। अब ये जैसे एग्रीमेंट हुआ था तो ये बहुत ट्रम्प के साथ थे कि वाकई अब इस एरिया में पीस हो जाएगा, लेकिन अब ये हैं ओपोजिट कर रहे हैं ट्रम्प के प्लान को और कह रहे हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, कि आप चाह रहे हो कि फ़लस्तीन जो है वो हमारे मुल्क में मूव कर जाए, ये मज़ीद मसले पैदा करेगा, ख़ास तौर पे हमारे खुद के कंट्री के लिए। अब इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, ये आपने याद रख लेना है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, अब्दुल फतेह अल सीसी, angrily suggested if Gazans have to be moved, let it be to Israel's occupied नेगिव डेजर्ट। अब नेगिव डेजर्ट आपको पता होना चाहिए, ये साउथ वाली साइड पे अगर हम मैप के ज़रिए बात करें तो साउथ साइड पे ये लार्जेस्ट डेजर्ट है इसराइल में, उस रीजन का। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कर दी जाए इनकी, ताकि वहाँ पे रीबिल्ड किया जाए, जो डिस्ट्रक्शन हुई है उनको सब चीज़ें सेट की जाएं और क्लीन आउट किया जाए उस मलबे को, तो अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो आप इनको मूव कर दें इसराइल ऑक्युपाइड नेगिव डेजर्ट की तरफ। ये उनका स्टांस बनता था, क्योंकि अगर वो इनके कंट्री में आते हैं तो इजिप्ट की बात करें तो जॉर्डन की बात करें तो इनके भी कुछ हालात इतने ज़्यादा ख़ास सही नहीं है। तो अगर और लोग इनके कंट्री में आ जाएंगे, जैसे जब हमारे पाकिस्तान में अफगान आ गए थे, रेफ्यूजीज आ गए थे, तो हमारे खुद के हालात ख़राब हो गए थे, हमें उनको निकालना पड़ा था। सेम एज़ वो कहते हैं कि अगर ये हमारे कंट्री में आ जाएंगे तो इनके भी तो हालात ख़राब हो जाएंगे, और अगर वापस इनको भेजा तो अगर उन्होंने ना रखा तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए उनके जो प्रेसिडेंट हैं फतेह अल सीसी, उन्होंने कहा है कि अगर आपका इरादा यही है ना तो इनको मूव कर दें नेगिव डेजर्ट की तरफ। Late on Thursday, Trump was asked for his reaction to what his two Arab allies and Israel's neighbor were saying, and he retorted. Retorted mean answer दिया, they will do it. We do a lot for them. It was difficult to say whether his words were more an expression of reality or his glum face. Glum face कहते हैं depressed face. अब उनके जो फेस हैं ट्रम्प को, उनको कहा गया है ग्लम फेस। अब उन्होंने ये वाली बात की कि ट्रम्प ने आगे से उनको रिप्लाई दिया कि दे विल डू इट। कौन? उनके ये जो दो अरब अलाइज हैं, इनकी बात की, जॉर्डन एंड इजिप्ट की। वी डू अलॉट फॉर देम। और अब ये देखना है कि ये सिर्फ अल्फाज हैं या फिर ये रियलिटी में भी कुछ करेंगे। अपार्ट फ्रॉम ट्रम्प, वाइट हाउस इन्वो कहते हैं रिप्रेजेंटर को, स्टीव विटकोफ told Axios.com in an interview at the end of his trip in the Middle East just before this weekend that rebuilding Gaza could take between 10 and 15 years. अब यही बात की जो स्टीव विटकोफ हैं, जो कि जिन्होंने मीटिंग की थी नेतन्याहू के साथ, के ये जो सीज़ फायर है और जो हॉस्टेज है इनके एक्सचेंज किया जाए इनको, और पीस लेके आया जाए, और जो एग्रीमेंट हुआ है इन्होंने ही करवाया था वहाँ पे इसराइल में जाके। उनके साथ मुलाकात की थी, हमने एक ओपिनियन में इनके बारे में डिस्कस किया था, और उन्होंने कहा कि अगर रीबिल्ड करना है गज़ा को तो ये कितना टाइम ले सकता है, 10 से 15 साल। व्हाट वाज इनएस्केपेबल मीन अनअवॉइडेबल इन दैट देयर इज़ आलमोस्ट नथिंग लेफ्ट ऑफ गज़ा। अब अगर हमने कोई ऐसी बात लिखनी है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, तो हम ये वाला देख सकते हैं कि वहाँ के एक रिप्रेजेंटर ने ये कहा है कि इतनी ज़्यादा तबाही हुई है कि उसको दोबारा रीबिल्ड करने में 10 से 15 साल लग सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, नथिंग लेफ्ट ऑफ गज़ा, सब कुछ तबाह हो चुका है। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट स्टैंडिंग, वहाँ पे कोई भी चीज़ खड़ी हुई नहीं है, सब मलबा बन चुका है। मैनी अनएक्सप्लॉयटेड ऑर्डिनेंस, इट इज़ नॉट सेफ टू वर्क देयर, इट इज़ वेरी डेंजरस, आई वुड नॉट हैव नो दिस विदाउट गोइंग देयर एंड इंस्पेक्टिंग मीन एग्जामाइन करना, सारी चीज़ों का एनालिसिस करना। और ये सारी चीज़ें भी किसने कही हैं? स्टीव विटकॉफ ने। उसने कहा कि देयर इज़ नथिंग लेफ्ट स्टैंडिंग, मैनी अनएक्सप्लॉयटेड ऑर्डिनेंस, और ये बिल्कुल भी जगह सेफ़ नहीं है कि वहाँ पे चला भी जाए। इट इज़ वेरी डेंजरस, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर मैं वहाँ पे ना जाता तो मुझे खुद पता ही नहीं चलना था। I would not have known this without going there and inspecting, अगर मैं वहाँ पे जाके खुद एग्जामाइन ना करता, चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन ना करता। He said it has also emerged now that Witkoff met Saudi क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन सऊदी अरेबिया। अब इस चीज़ का भी हमें पता होना चाहिए कि सऊदी अरब में किनकी हुकूमत है? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की इन सऊदी अरेबिया। ऑन हिज अर्लियर विजिट टू द रीजन
2 week ago when the ceasefire deal was announced। ये कि जो स्टीव विटकॉफ हैं, इन्होंने मुलाकात की थी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ सऊदी अरब में जाके इस सीज फायर से जस्ट 2 वीक्स पहले। तो अब राइटर आगे लिखते हैं, वाइल प्रॉपर्टी टाइकॉन्स कहते हैं पावरफुल इंडस्ट्रियल्स को, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं। डेवलपर्स ट्रम्प एंड विटकॉफ मे हैव देयर ओन असेसमेंट कहते हैं जजमेंट को, इवेलुएशन को, ऑफ द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द गजा रियल स्टेट टू देयर मेन अलाई इसराइल। They seemed a little short on an understanding of the regional dynamics. Trump is keen to expand the Abraham Accords. अब अब्राहम अकॉर्ड जब ट्रम्प की पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तब साइन किया गया था 2020 में, टू सऊदी अरेबिया एज सून एज पॉसिबल बिकॉज ही बिलीव दैट द किंगडम मे होल्ड द की टू इसराइल रिकॉग्निशन इन द इस्लामिक वर्ल्ड एंड फर्दर द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। अगर हम बात करें तब की 2020 की ही, तो अब्राहम अकॉर्ड जब इन्होंने कहा था कि इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कर लें, तो सऊदी अरब ने कहा था कि नहीं, सबसे पहले तो ये जीनोसाइड वॉर ख़त्म करें अपने कंट्री से, जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके ऊपर जुल्म और सितम करना बंद करें, फिर हम इनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। लेकिन अब जो है ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरफ हैं कि अब्राहम अकॉर्ड को लेकर चला जाए और सऊदी अरब को फोर्स किया जाए कि आप जो हो इसराइल को एज अ कंट्री कंसीडर करें। इस तरह क्या होगा कि क्योंकि जैसे हमें पता है कि सऊदी अरब हमारे लिए, हमारे दिल के बहुत करीब है, तो इसी तरह जब ये कंट्री जो है इनको मान लेगा ना इसराइल को, तो बहुत सारे कंट्रीज़ खुद ब खुद मान लेंगे। इसीलिए जो है ट्रम्प ये समझते हैं कि ये की टू इसराइल रिकॉग्निशंस टू द इस्लामिक वर्ल्ड एंड फर्दर द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इन सच एन इवेंट ट्रस्ट पाकिस्तान टू कम अंडर इमेंस प्रेशर टू। अब हमें पता है कि सऊदी अरब का भी हमारे साथ ताल्लुकात जो है पाकिस्तान बनने से पहले के थे, तो अब ये जो है ना अगर इस सऊदी अरब जो है वो इनको कंसीडर कर लेता है इसराइल को, तो वो पाकिस्तान को भी प्रेशराइज कर सकता है कि आप भी जो है इसको एज अ कंट्री कंसीडर करें। But for this to happen, the Saudis would have to change their stance on making normalization conditions to a टू स्टेट सोल्यूशन। लेकिन जैसे हमने पहले बात की 2020 की, अगर हम बात करें तब भी सऊदीज़ का ये स्टांस यही था, उनका जो नज़रिया था वो यही था कि हमें जो है ना 2 स्टेट सोल्यूशन पे काम करना चाहिए, ना कि इसराइल को जो है वहाँ का एक बना दें कि ये कंट्री और इसमें फ़लस्तीनियन रह रहे हैं। इक्वली इजिप्ट एंड जॉर्डन आर बोथ वेरी मीन केयरफुल ऑफ एक्सेप्टिंग द गजा फ़लस्तीनियंस इन सच लार्ज नंबर फॉर फियर ऑफ डिस्टेबलाइजेशन ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट्स। अब जैसे ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं आपको कि इजिप्ट एंड जॉर्डन क्यों ऐसी चीज़ें चाह रहे हैं कि गज़ा वाले लोग जो है हमारे कंट्री में ना आए, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जब आएंगे उनमें, तो उनको भी इस चीज़ का फियर है, फियर ऑफ डिस्टेबलाइजेशन ऑफ देयर ओन गवर्नमेंट। सो फार द टू हैज़ केप्ट डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स अंडर द लिड कहते हैं कवर को वाया ब्रूटल फोर्स, बट सच अ मूवमेंट ऑफ एंग्री एंड पॉलिटाइज्ड Palestinians in large number could potentially loosen even uproot mean pull, किसी चीज़ को खींच देना, their delicate hold on power। अब जब जैसे हमने पहले बात की कि अगर फ़लस्तीनियन को वहाँ से निकाल दिया तो इनका वहाँ पे जो उनकी पोटेंशियल है वो कम हो जाएगी, वो इसको लॉस कर देंगे। इसके अलावा उनके जो होल्ड है पावर पे वो भी डेलिकेट हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अब आगे राइटर बात करते हैं, इसराइल हैज़ ट्राइड ब्रूटैलिटी मीन जुल्म व सितम भी किया है उन्होंने ऑन द फ़लस्तीनियंस, बट दैट हैज़ नॉट डाउस कहते हैं पुल आउट, किसी चीज़ को निकाल देना, द फायर फॉर लिबर्टी आज़ादी की विद इन दैम। अब उन्होंने इतने लंबे अरसे से जो वार चल रही थी 15 महीनों से, उन्होंने फ़लस्तीन वालों ने उनके सामने सर नहीं झुकाए और अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहे हैं। तो अब जब इन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेजिलियंट है, अब इनको अगर ख़त्म करना है ना तो एक और तरीका अपनाते हैं जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट का। इनफैक्ट इट सीम्स टू बर्न इवन सो स्ट्रॉन्गली। How are Egypt and Jordan more likely than Israel to succeed when the Arab street seems overwhelming? Overwhelming कहते हैं लार्ज अमाउंट को, बहुत ज़्यादा जो है किसी भी चीज़ का बढ़ जाना, प्रो Palestinians. And how will the Palestinians react themselves? Israel's military campaigns, which apart from targeting innocent civilians and health care workers among other professionals, has destroyed some
80% of homes, schools, hospitals, universities, libraries, and even more significantly, the utilities infrastructure as the Gazans returning to north of the strip are witnessing. But Israel's scorched earth policy has not broken their will. अगर हम बात करें अगर आप लोगों ने भी देखी होंगी न्यूज़पेपर में, जब अगर हम गज़ा की बात करें तो वो साउथ वाली साइड पे है। जब वहाँ से वो लोग निकले, वहाँ से सीज़ फायर हुआ, जंग ख़त्म हुई, तो जब लोग बाहर आए उन अपने नॉर्थ साइड पे है जहाँ पे उनके घर थे, तो उन्होंने देखा कि इतनी ज़्यादा तबाही हो चुकी है। जहाँ पे उनके घर होते थे वहाँ पे सिर्फ एक मलबा था, उनके मिट्टी का ढेर था, पत्थर पड़े हुए थे। और जब उन्होंने वो पत्थर भी उठाने की कोशिश की तो वहाँ से जो शहीद लोग थे उनकी डेड बॉडीज़ मिली उनको। इतना ज़्यादा ब्रूटल लेवल पे उन्होंने ये वार की थी, इतने ज़्यादा लोगों को शहीद किया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 80% जो उनके घर हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, ये सब चीज़ें तबाह हो चुकी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली तबाह हो चुका था। अगर हम सिर्फ इस फैक्ट को देख लें कि 10 से 15 साल गज़ा को रीबिल्ड करने में लग जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है उनका। तो अगर जब वो लोग वहाँ से वापस आए थे तो हमने ये सारी चीज़ें देखी, इमेजेस देखी, तो एक दिल दहला देने वाला वो एक सीन था जब लोग वहाँ पे अपने घरों की तरफ रवाना हुए थे। तो इन्होंने जो है ना, फिर भी इनके ख़िलाफ़ जो थे, इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियन रेजिलिएंट रहे और इस चीज़ को उन्होंने बड़ी ब्रेवरी के साथ फेस किया। देयर इज़ नो वाटर, शेल्टर, इलेक्ट्रिसिटी और सेवरेज फैसिलिटी। द यूएन एजेंसी UNRWA, which is said to meet some 70% of food need of Gaza, has been told to pack up by Israel, but it insists on continuing its sterling excellent work. The colonial zonist supremacist state seems hell bent on obliterating Gaza as a Palestinian enclave, विच इज़ इनक्लेव मीन, अगर हम बात करें गज़ा स्ट्रिप की, एक बहुत सारे एरिया में एक छोटी सी जगह, विच इज़ हाउ इट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस द नकबा। कि जैसे हमने अगर हम पहले वाले मैप की बात कर लें तो इतनी ज़्यादा लंबे अरसे से ये जो जंग चल रही है और सिर्फ 70% लोगों के लिए फूड जो है वो पैक करने की इजाज़त होती थी इसराइल की तरफ से, और इसको वो कंसीडर करते थे एक्सीलेंट वर्क। तो इसके अलावा वहाँ पे इतनी ज़्यादा जीनोसाइड हुई है कि वहाँ पे जो गज़ा स्ट्रिप है, ख़ास तौर पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कहते हैं हेल बेंट जो होता है ना, इसका मतलब होता है एक डिटर्मिनेशन की, एक गोल को अचीव करना, और वो क्या थी, इसराइल की सुप्रीमेसी को मेंटेन करना। तो इसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने इस इनक्लेव, इस गज़ा स्ट्रिप पे बहुत ज़्यादा हमले किए हैं और बहुत से लोगों को शहीद किया है। बट डिस्पाइट द सीमिंगली इम्पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग इवन द मोस्ट बेसिक कंडीशन फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, many of those returning to the north of the strip thus far have expressed a resolve to live or die on their land. There have been clips on social media showing them kneeling and kissing the soil where it is possible, and the rubble elsewhere is the only homeland they have known. अब देखें, जब वो सब लोग वापस आए ना, तो उनके अभी भी उनके दिल में यही जज्बा है कि हम लोगों ने अपनी ही ज़मीन पे रहना है, अपनी ही ज़मीन पे मरना है, लाइव और डाई ऑन देयर ओन लैंड। और इसके अलावा वो बात करते हैं, जब सोशल मीडिया में हमने पिक्चर्स देखी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और जब न्यूज़ में आई थी तो वो लोग जब वापस आ रहे थे तो वो सजदे दे रहे थे, अपनी ज़मीन को चूम रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, अब वो जो रब्बल है, ये जो मलबा है ना, यही इनके लिए घर है, क्योंकि वो जब उनको पता था कि ये लोकेशन है, यहाँ पे हम लोग रहते थे, जब वो आए तो वो तो मलबा बन चुका था, उनका तो घर ही नहीं था। और अब कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाओ, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं चाह रहे। इसराइल ग्रेटर इसराइल मैप पब्लिकली प्रेजेंटेड बाय नेतन्याहू सी द अपार्थीड मीन रेसिज्म को कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेसिज्म किया जाए। जैसे कि अगर हम इसराइल की बात कर लें तो वहाँ पे फ़लस्तीनियन को ही सिर्फ टारगेट किया जाता है। स्टेट एक्सपेंडिंग फ्रॉम द रिवर टू द सी। अब अगर हम बात करें ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में थंबनेल पे ही शायद मैंने पिक्चर लगाई थी, तो नेतन्याहू के हाथ में एक मैप है, तो वो कह रहे थे कि ये एक न्यू मैप है मिडल ईस्ट का। तो उनका ये है कि हम जो है ना वो रिवर टू सी एक्सपेंड कर दें अपनी टेरिटरीज़ को। और इसके अलावा जब सीरिया क्राइसिस हुआ था तो वहाँ पे भी उन्होंने वहाँ की जो गोलन हाइट्स थी उनको मज़ीद एक्सपेंड कर लिया था।
whether the world and most significantly the regional power will stand by and watch the Palestinians being slaughtered and then expelled from the ever shrinking spaces in their own homeland or try to say enough is not clear। अब बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह वहाँ पे जीनोसाइड की, किस तरह लोगों को शहीद किया गया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला। द वन थिंग दैट कुड इन्फ्लुएंस द वार अवर्स मीन ऑपोजिट करता है। ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट इन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ऑफर ऑफ $600 billion investment in the US. Whether Saudi Arabia is prepared to link any such move to a resolution of the Palestinian dispute is another matter that will become apparent as the Trump plan start to टेक शेप। अब जिस तरह आगे ट्रम्प, जैसे हमने इतने ज़्यादा ओपिनियन पढ़ लिए हैं, कभी ट्रम्प कोई बात कर रहा होता है, उसने अपनी इनॉग्रेशन पे कोई और बात की थी, फिर कुछ टाइम बाद उसने कोई और बात की थी, अब वो कोई और बात कर रहा है, कल कोई और बात करेगा, तो हम साथ साथ सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंट ओपिनियन था, ये सारे रेफरेंस, बहुत ज़्यादा रेफरेंस थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, और इसको आपने अपने पेपर में लाजमी ऐड करना है। और पूरा ओपिनियन आप ना तो याद कर सकते हो ना लिख सकते हो, इसके आपने पॉइंट्स बना लेने हैं कि जॉर्डन ने ये जो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या स्टांस दिया, और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी। स्टीव विटकॉफ ने क्या स्टेटमेंट दी इसको लेके, ट्रम्प ने क्या कहा, किस तरह उसने इनवाइट किया है, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो पहला इंसान है वही नेतन्याहू है, उनकी जो उन्होंने लीडर को इनवाइट किया, फॉरेन लीडर को। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने पेपर में आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।